हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे। तो क्वेश्चन हम कुछ कर लिए थे और आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर इसमें 10 है, ऐसा ले रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर उसमें कितने क्वेश्चन करवाए थे? 3-4 क्वेश्चन हुए थे, 5 क्वेश्चन। चलो जल्दी, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ऐसा ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है, अब नॉर्थ साउथ बना है। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये कह रहा है कि मोटर बोट कितना, मोटर बोट रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ है। ठीक, ये मोटर बोट की स्पीड है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है एंड वाटर करंट इज दैट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब समझना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये वाटर करंट की स्पीड है, वाटर करंट की। ये मोटर बोट मतलब वी मान लेते हैं, बोट की वेलोसिटी ऑफ बोट। और देखो ये कह रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब देखो साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। साउथ ये है, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब ये 60 है साउथ ऑफ, ये देखो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। और ये किसकी स्पीड है? करंट की। कितना करंट इधर चल रहा है? दिया है करंट दिया है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो इधर जो करंट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर। किसका? करंट मतलब वी सी लिख दे रहा है ना, वी सी या स्ट्रीम। करंट की स्पीड, करंट का मतलब कि स्ट्रीम वाटर की स्पीड इधर है। तो इसमें पूछा ये है बोट की स्पीड और ये है करंट की स्पीड। ध्यान इस बात की रखनी थी, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ कह रहा है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, इन दैट रीजन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रोड। रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, बहुत ही सिंपल है, बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है। अब देखो वाटर इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा अभी बताओ। ये दोनों का ये दोनों वेक्टर का ये टेल है, ये। अब जब टेल रहता है, जब दोनों का टेल मिला रहता है तो उनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग जाता है? डायगोनल के लॉन्ग। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल क्या लेंगे? ये लेंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल ये होता है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ये होगा, कितना होगा ये टोटल? हाँ तो टेल तो है ना, टेल के बीच में है ना। अरे ये वेक्टर मत देखो, ये वाला नहीं, और ये अपोजिट है जो तुम कह रहे हो। हाँ हम समझ रहे हैं, ये अपोजिट देख रहे हो। ये इधर है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे जहाँ पे ये ऐसे था, कुछ नहीं मतलब ऐसे था, तो ये था। हम दिखा रहे हैं कहाँ पे तुम पढ़ती है। ये मैंने वेक्टर बनाया था, ये कैसे हमने कहा था इसके लिए। तो ये देखो, ये दोनों इसको आगे बढ़ाओ, इन दोनों का हेड देख रहे हो इधर है, तो दोनों का हेड इधर है, तो ये ना होगा एंगल। ठीक है, देखो तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा 180 होता तो 180 में 60 घटाओ तो 120। बस आ गया रिजल्टेंट। इसका मतलब थीटा, इन दोनों थीटा जो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट में vb का स्क्वायर प्लस vc का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल 2vb vc cos थीटा, यही ना, cos थीटा। तो बस फार्मूला लगाओ। तो vb कितना है? 25, 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 cos 120। और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1/2। मैथ में है, अभी नहीं पढ़े हो कैसे निकाला जाता। ठीक, तो ये cos 120 की वैल्यू 1/-1 निकाल जाएगा। अब देखो यहाँ रखोगे 25, 25 या 625, 10 10 जा 100, माइनस यहाँ जाएगा -1/2, 2 से 2, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटू 10 इंटू 1/2। ये -1/2 cos 120 की वैल्यू रखा हूँ इसलिए निगेटिव, ये कैंसिल, 25 10 जा
सर कहाँ पे माइनस? यहाँ पे cos 120 वैल्यू -1/2, हाँ। ये आ गया कितना 725 और यहाँ पे -225, -225 करोगे कितना आएगा 500 और 500 का 100 का स्क्वायर रूट 10√5 आ गया। कितना आएगा मीटर किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है। अब ये तो पता चल गया कि इनका रिजल्टेंट ये आएगा 10√5 किलोमीटर पर आवर। अब इनका डायरेक्शन निकालना कि ये रिजल्टेंट आखिर या चाहे जिससे रिजल्टेंट इससे कितना एंगल बना रहा है या इससे, जिससे भी निकालना हो, मान लेते हैं रिजल्टेंट इससे एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट 25 VB से एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ हो गया होगा। ये मान लेते हैं रिजल्टेंट ये है, हाँ। ये माना हूँ, अभी हमको नहीं पता कितना एंगल बनाया, ये रिजल्टेंट सर है। नहीं सर, ये कौन सा रिजल्टेंट जो ये वेलोसिटी है 10√5, लेंथ आई है, लेंथ अभी नहीं मैग्नीट्यूड है। हाँ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अभी नहीं पता, अब डायरेक्शन हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट इससे बीटा एंगल बनाना है, कितना बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू फार्मूला लिखो, tan बीटा इज इक्वल टू, हमने कहा जिससे एंगल बनाएगा उसको यहाँ ऊपर नहीं रखेंगे, VB से एंगल बनाया तो इसको लिखेंगे VC sin थीटा अपान VB प्लस VC cos थीटा, ठीक। तो ये आ जाएगा VC की वैल्यू कितनी है 10 sin थीटा, sin 120 थीटा कितना 120 अपान VB 25 प्लस 10 sin 120, और sin 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, sin 120 की वैल्यू हो जाएगी 180 - 60 √3/2, ये आ जाएगा 10 × √3/2। अभी इसको याद कर लो, अभी मैथ में पढ़ोगे इस चीज़ को, √3/2 होता है साइन का, और इधर 25 प्लस 10 इंटू -1/2, 2 5 जा 2 5 जा, ये आ जाएगा 5√3 अपान यहाँ -5 25 में 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 20 आएगा, 5 4 जा 20 √3/4। ये कोई एंगल, ये फिक्स √3/4, तो √3/4 तो tan का ऐसा कोई एंगल नहीं होता, यहाँ से बीटा केवल ऐसे आप निकाल सकते हो tan इनवर्स √3/4, ये एंगल है, कोई भी एंगल है तो ये निकल गया इस एंगल पे जा रहा है, समझ में आया, ये हो गया आंसर, ठीक। ये डायरेक्शन निकल गया, वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? अब इसमें सर क्वेश्चन अलग टाइप का बताइए। हाँ हाँ, अलग टाइप का ही है क्वेश्चन, नहीं तो आप लिखे इसको, हाँ हटाएं, हाँ, ऊपर वाला है। चलो नीचे 25 प्लस 10 है। कहाँ +10 × -1 तो -5 हो जाएगा, और 25 - 5 20 आ गया, इसको बैठा दें। अभी यही रहने दे रहे हैं, इसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी लग जाएगा। है एंगल हाँ मतलब इसी का यूज कौन करना सा है। है क्वेश्चन नंबर लेवल की दूसरा? क्वेश्चन नंबर 11 है। वीडियो रोको। नहीं, अब देखो क्वेश्चन है on a certain day rain was falling vertically with a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। रेन की स्पीड यहाँ 11 नंबर है, तो ये रेन की स्पीड मान लेते हैं VR, ठीक। और ये कैसे मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड से, ऊपर से नीचे, कितना दिया हुआ है रेन की स्पीड होना सर 35 मीटर पर सेकेंड, ओके 35 मीटर पर सेकेंड, ये रेन की स्पीड है ऊपर से नीचे इस तरह से, मतलब कुल मिला के कह सकते हो साउथ की तरफ नॉर्थ से। उसके बाद कह रहा है विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद a speed of 12 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये विंड की स्पीड है, VW मान ले रहा है विंड की स्पीड, और ये कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, नहीं 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन विंड। ये कह रहा है इन द ईस्ट में, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग अ बस स्टॉप,
होल्ड हिज अम्ब्रेला। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा मसाला डाल दिया। मसाला ये डाला है कि इसमें कहा था कि रेन वर्टिकली अपवर्ड वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से बारिश हो रही 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कुछ समय बाद बारिश इस डायरेक्शन में होने लगी, इस डायरेक्शन में, वेस्ट। हाँ मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बारिश होने लगी। तो कह रहा है कि जो एक लड़का बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा है, वो कह रहा है कि अपना छाता किस डायरेक्शन में होल्ड करे। अब सिंपल सी ये बात है, ऐसे समझो बारिश ऐसे हो रही है, ये बारिश हो रही है और हवा कुछ समय बाद ऐसे चल रही है, हवा आगे का पानी, हाँ ये एयर विंड है हाँ, और ये एयर है, सॉरी रेन है, रेन, हाँ, ये रेन है। वेस्ट की तरफ पानी। हाँ अब बताओ इन दोनों ये वेक्टर कैसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर। बताओ इसको अगर आगे खींचोगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा बोलो, ये दोनों। अगर ऐसे रेन को खींच दो ये और ये इधर है, इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, वेस्ट। ये। अब ये बताओ थोड़ा फिगर अच्छा से बना दूं। अरे समझाने के लिए सर छोटा सा बना दीजिए। नहीं तो रुको, एक बनाओ बस ना, एक डायरेक्शन ज़्यादा, केवल एक वेक्टर बनाओ ज़्यादा। ये वेस्ट है और ये रहा रेन का और ये रहा विंड का। इसको ऐसे खींचोगे तो इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में। अब ये बताओ ये रिजल्टेंट है, मतलब कि बारिश इधर होने लगेगी, रिजल्टेंट। और ये है रेन और ये है विंड। अब ये बताओ, अब कह रहा है कि वो लड़का किस जो बस स्टॉप पे खड़ा है वो अपना छाता कैसे रखेगा, ऐसे ना रखेगा, ऐसे। अरे देखो ऊपर से इधर की तरफ छाता लेके खड़ा होगा ना, ये है ऐसे, हाँ हाँ इस तरफ, हाँ ये लेके खड़ा होगा ना, ये हाँ हाँ, तभी ना उसको बारिश रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही पूछा है किस डायरेक्शन में लेके खड़ा होगा, मतलब छाते की डायरेक्शन क्या, छाते की डायरेक्शन ये पूछा है। नॉर्थ ईस्ट। ठीक, वो तो पता चल गया। एंगल भी पूछा है, ठीक है। एंगल पहले रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी आखिर वो किस, पर वो होगा हाइपोटेनस वाला। हाँ तो ये दोनों कैसे हैं, थीटा इनके बीच में कितना है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री रहता है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर लो कितना आएगा 9 6 3 1 1369। देखो ये किसी का है परफेक्ट स्क्वायर की नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा ये, क्योंकि नहीं है, किसी का नहीं है। ये इतना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलेगा। अब ये क्या, अब इसका डायरेक्शन निकाल लो। मान लेते हैं इससे कितना डायरेक्शन, मतलब कि इसका डायरेक्शन विंड की स्पीड से मान लेते हैं, इसके डायरेक्शन में ये बीटा निकाल लेते हैं, मतलब विंड जिस स्पीड में चले उससे, तो बीटा हम निकाल लेते हैं, tan बीटा। अब जिससे बनाया है उसको नहीं रखेंगे, किससे, विंड से। बीटा विंड की स्पीड, विंड का जो डायरेक्शन है उससे बीटा अगर ये बनाया है, हम लिखेंगे वी आर यहाँ पे, वी आर साइन थीटा अपान, अरे सिंपल 90 डिग्री है तो वी आर बाई वी आर, वी क्या होता है वी आर बाई वी डब्ल्यू। अरे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री वाला केस दिखाया था, तो ये आ जाएगा वी आर कितना 35 अपान 12, और ये भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 35 बाई 12। अब ये कह रहा है किस डायरेक्शन में ले, किस डायरेक्शन में, सीधा सीधा छाता इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेगा, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपना वो छतरी यहाँ पे तो नहीं आया कैसे, नहीं ये आया, लेकिन ये इसी में बीटा एंगल, अच्छा वो ये है, एंगल बीटा आया, ये एंगल बीटा है, लेकिन छाते की डायरेक्शन नहीं। छाता कि अब किससे बनाएगा, देखो इधर, हाँ। मतलब ये हमको ये पूछा इससे कितना एंगल ये छाता बनाएगा ना, मतलब कि उस छाते का पूछ रहा है कि वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लेगा, और तो हॉरिजॉन्टल से हमेशा एंगल मेजर करेंगे ना, तो ये अगर सीधा खींचोगे तो ये छाते की डायरेक्शन, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। सब अरे कैसे, इधर समझो ना, इसको सीधा खींच दो, ये छाता का डायरेक्शन है ना, अगर ये बीटा है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये बीटा अल्टरनेट एंगल से, तो इतना एंगल पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये लेगा। समझ में आया, एकदम नॉर्थ ईस्ट मतलब मिड में नहीं होगा, लेकिन इतने एंगल पे लेगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन। ये हॉरिजेंटल से है, देख रहे हो, ये हॉरिजेंटल से एंगल है, ये हॉरिजेंटल से एंगल बना है ना। अच्छा, आप चलते हैं। लाइन से। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। हाँ, पूरा रोक दे। इसमें सब लगातार करवा रहे हैं। हाँ इसमें सब एक लगातार करवा रहे हैं। हाँ, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। कुछ अपने ट्राई किए, अपने ट्राई किए होते तो हो गया कुछ सर ट्राई। रहने दीजिए, फिर एग्जाम्पल आप करवाइए, रोक दे रहे हैं दीजिए। एग्जांपल में कितना होगा 12, हाँ, उसमें जॉनसन इसमें 12 भी है। ये कह रहा है अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर की विड्थ दी है, ये रिवर बना देता हूँ, ये रिवर है और कितना इसकी विड्थ है 800 मीटर। मीटर, 800 मीटर वाइड, फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। और इसका जो फ्लो कर रहा है वो किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की इसका रिवर की स्पीड, या वी डायरेक्शन हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं दिया है, रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन अभी नहीं दिया, देखते हैं क्या आगे देता है। 5 किलोमीटर पर आवर, और ये कह रहा है हाँ, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक स्विमर है VS, और ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में, किसमें, स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है, और ये रिवर की स्पीड है। तो उसके बाद कह रहा है कि रिवर ठीक है, इन स्टिल वाटर विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, और वो चाहता है कि नदी को सीधा सीधा पार कर जाए। सीधा सीधा पार करने का मतलब यदि वो यहाँ है स्विमर, तो वो यहाँ पहुँचना चाहता है, एकदम सीधा यहाँ पहुँचना चाहता है। अब ये कह रहा है कि along what direction must he strike। तो फर्स्ट तो ये पूछा है along what direction, along what direction must he strike। स्ट्राइक का मतलब किस डायरेक्शन में वो निकले, मतलब यहाँ से किस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करें। दूसरा पूछा है what should be his resultant velocity, resultant velocity, resultant velocity। रिजल्टेंट वेलोसिटी उसका क्या होगा। थर्ड पूछा है हाउ मच टाइम ही वुड टेक, टाइम पूछा है, टाइम टेकन, मतलब वो उसके द्वारा वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने में कितना टाइम लिया जाएगा। बात समझ में आए। अब ये पूछा है, अब देखो, अब इसमें पूछा है कि हाँ ठीक है, ये टाइम पूछा है। अब देखो, तो सबसे पहले जो जो दिया उसके लिखो। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी फ्लो कर रही है, तो रिवर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो रिवर का डायरेक्शन यहाँ से वो तैरना शुरू कर रहा है, मान लेते हैं ये है रिवर का डायरेक्शन VR, क्या VR, ये रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये बताओ, वो इस पॉइंट से A मान लेते हैं, A पॉइंट से B पॉइंट में एकदम सीधा है, ये सीधा है, A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचना चाहता है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहता है। अब ये बताओ वो किस डायरेक्शन में मूव करे, किस डायरेक्शन में मूव करे वो यहाँ पहुंच जाए। बताओ, क्या वो अगर वो इधर चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो और इधर हो जाएगा, वो इधर कहीं भाग जाएगा। तो इसका मतलब उसको इधर मूव करना पड़ेगा। हाँ। और जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिल जाएगा, डायगोनल कलम। मतलब कि वो यदि इधर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करे, तो उसका रिजल्टेंट देखो, ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट डायगोनल कलम मिल जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी का पक्का यहाँ पे पहुंचेगा। वो तो डिपेंड करेगा इतना ये किस डायरेक्शन में कितना इधर पे निकला हुआ है। बात समझ में आ? ये VR है।
तो और वही एंगल तो दिया नहीं है, क्या एंगल तो दिया नहीं है। नहीं तो नहीं दिया तो वही निकालना कि अलोंग व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करें। अब देखो तो ये कितनी, ये किसकी स्पीड हो जाएगी, ये स्विमर की। तो वो तो स्टिल वाटर है। हाँ तो स्टिल वो अपने ही स्पीड से जाएगा ना, हाँ वो अपने ही स्पीड से तो तैरेगा, हाँ, उसके स्पीड से हाँ, तो ही ठीक है। तैरेगा। अब ये देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर मिलेगा उसको, इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिलेगा। अब चलो डायरेक्शन किससे मेजर करोगे, डायरेक्शन चाहे वर्टिकल ले लो और चाहे हॉरिजॉन्टल से मेजर कर लो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, कौन सा होरिजेंटल? अरे इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, हाँ और मान लेते हैं ये वर्टिकल से बीटा एंगल बना के, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इससे बीटा एंगल बना के तैरना शुरू किया और वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले लिखाओ अलोंग व्हाट डायरेक्शन, तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन मतलब बीटा निकालना है, बीटा। देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, डायरेक्शन में तो एंगल निकलेगा ना। हाँ तो वही डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन जब भी पूछेगा तो एंगल ही निकालो, ओह। समझे। अब देखो इसको अगर थोड़ा हम आगे बढ़ा दें इस वेक्टर को, अभी समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म, इसको यहाँ बढ़ा दिया। अब ये बताओ इसके अलोंग ये इसके अलोंग वेक्टर वी आर है, अगर इधर वी आर है तो यहाँ पे भी तो वी आर वेक्टर ही ले सकते हैं हम, बोलो क्या यहाँ पे नदी नहीं फ्लो कर रही है, हाँ रिवर है तो रिवर हर जगह फ्लो कर रहा है ना। अब सोचो हमको ये पता है, ये पता है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में क्या कौन सा ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या रिलेशन, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाँ साइन देता है, साइन। हाँ तो साइन निकालेंगे, tan यहाँ नहीं, क्योंकि tan में ये जरूरत है और ये अभी वो हमको तो पता आठ है। दिया है ना वो। हाँ इसीलिए कह रहा है ना, क्योंकि हमको ये दोनों पता है इसलिए साइन लगाना ये ठीक वाला है। नहीं, इधर वाला 8 मीटर लंबाई वाला। अरे ये लेंथ दे रखा है, हम अभी वेलोसिटी में नहीं ले रहे, जब भी साइन निकालेंगे अगर लेंथ इसका भी दिया होगा तब कर देना, ये नहीं दिया हुआ। अब चलो तो सबसे पहले निकालते हैं इनका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या लगाएंगे साइन बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी आर अपॉन वी एस, और वी आर कितना दे रखा है 5 और ये 10, 5 2 जा 10 1/2। अच्छा बीटा तो 1/2, तो बीटा कितने की वैल्यू 1/, साइन कितने की वैल्यू 1/2, साइन 30 की ये वैल्यू। वाला आप लिए हैं ना, वी वाला लिए हैं जो ऊपर गया है। ये वी आर साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या दिक्कत तो है। हाइपोटेनस की लेंथ हमको नहीं मालूम है ना। अरे यार वी एस दिया है, हम स्पीड दोनों की बात कर रहे हैं ना। आ गया ये आ गया साइन बीटा, मतलब कि वर्टिकल से बीटा डिग्री एंगल पे, अगर ये वर्टिकल से बीटा डिग्री 30 डिग्री एंगल बना के ये यहाँ निकले पे तो वो वाला यार नहीं रखेगा सर जिसमें बी साइन। वहाँ जब tan रखते हैं तब, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमको ये थीटा नहीं पता, वहाँ साइन थीटा, वहाँ थीटा का यूज हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें टेक्नोमेट्री का है। हाँ यहाँ तो साइन नहीं चाहे जैसे निकाल सकते, लेकिन दिक्कत इस बात की थीटा भी हमको नहीं पता ना हाँ, कि ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये भी नहीं पता। अब लेकिन अब पता हो जाएगा 90 + 30 120 डिग्री का एंगल बना के, वो अगर पूछेगा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना है तो ये कितना है पूरा 90 और ये कितना है 30, 90 30 120, तो आंसर चाहे जैसे दे सकते हो। अगर इसको लिखते हो आंसर तो आप कहोगे वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना, हाँ। अगर यहाँ इसको लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री एंगल बना। ठीक, ये तो आ गया डायरेक्शन। अब पूछ रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट मतलब ये पूछ रहा है ऊपर वाला। अब ये बताओ तो टोटल एंगल इन दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ है, थीटा, अरे ये 90 + 120 हुआ ना, 120 वही सॉरी। तो अब फार्मूला लगाओ रिजल्टेंट वेलोसिटी v = क्या होगा अंडर रूट में, यहाँ लगाते हैं v = अंडर रूट में vs का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर और प्लस 2 vs vr cos 120। vs कितना दिया हुआ 5 में 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर यस, और प्लस 5 प्लस 2 × 10 × 5 × -1/2, 120 की वैल्यू -1/2, तो ये कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10 10 जा 100, 5 5 जा 25 और 10 5 जा 50, तो ये आ गया 100 - 25 कितना आ गया 75, 25 यहाँ 75, 5√3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या आ गया 5√3 किलोमीटर पर आवर, उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया। बात समझ में? और क्या पूछा था लास्ट में, यस टाइम पूछा था ना, टाइम पूछा था। अब देखो टाइम क्या निकालोगे, इतना
तो टाइम तो सीधा पता चल गया। अब बताओ जब वो रिजल्टेंट इस वेलोसिटी से जा रहा है तो टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, लेकिन दिक्कत इस बात की है किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब थर्ड निकालेंगे, टाइम टेकन, थर्ड टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस 800 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5√3 ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। तो ये 18 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 18 का, और अपॉन 5 5 जा 25√3। तो 25 चौके 100, यहाँ 100 है ना, ये 8 चौके 32, 32 18 अपॉन √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 192 सेकेंड लगेगा, ये सेकेंड में है, ये टाइम निकल गया। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अब इससे टफ नहीं बचा है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो अपने से करना, ठीक है, बोटमैन वाला एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है। 25 से 800 कितनी बार करते हैं? अरे 800 का 8 × 100 कर दिए, 25 चौका 100, 8 चौका 32, ये 8 4 जा 32 और 18 बचा था, √3 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 बचा। सर वहाँ 8 चौक 32 होगा ना? 8 4 जा 32, ये तो 30 तो है। हाँ ठीक, एक क्वेश्चन और ऐसे ही, उसको अपने से करना नहीं आएगा तो कर बता दीजिए अगली क्लास में, है ना। हम चल एक्सरसाइज के 1 2 क्वेश्चन करवा लेंगे, एक्सरसाइज के 1 2 क्वेश्चन करवा बताएं ऊपर से। हाँ नहीं रहेगा। ओके, हम एक्सरसाइज के करवा रहे हैं, उसको अभी करना नहीं आएगा तो वो बताएंगे, ठीक। कौन सा? मतलब और जो क्वेश्चन छूटा है इसमें एग्जाम्पल में छूटे हैं उसको करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे। एक्सरसाइज के बता देते हैं। ये दिया हुआ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज आर, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, ये 12 अभी लिखा था ना, 13 मान लो ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है सर वाला में, ठीक, एक्सरसाइज का है। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर P and Q is R, or reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S, so that R square plus S square is equal to 2 times of P square plus Q square। सिंपल से ये कह रहा है कि मतलब कि 2 वेक्टर हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q है, तो इनका रिजल्टेंट R आ रहा है, ठीक, इनका रिजल्टेंट। लेकिन अगर Q का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो Q मतलब P इंटू डायरेक्शन रिवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ Q, ये इसके बीच जब रिजल्टेंट आ रहा है वो S आ रहा है, ठीक, S आ रहा है, ये रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ये है। आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ S और Q का डायरेक्शन जब रिवर्स कर देते हैं तो ये वेक्टर S आ जाना, रिजल्टेंट, जिन दोनों का रिजल्टेंट S आ जाना। तो इसमें शो करना टू शो दैट R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ। देखो, तो जब ये दोनों थे इनका रिजल्टेंट आ रहा था, तो मान लेते हैं P और Q के बीच में थीटा एंगल, P और Q के बीच में थीटा, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यही होगा। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब
कह रहा है कि इनका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, ऐसे है, मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर क्यों? रुको, इधर Q मानते हैं और इधर P, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कन्वीनियंट। ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में, लेकिन जब इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो इसका डायरेक्शन Q का इधर आ जाएगा -Q, बोलो इस डायरेक्शन, तब एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 180 माइनस, बस फार्मूला लगा दो। तो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट आफ्टर रिवर्सिंग डायरेक्शन, आफ्टर रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ Q, तो ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट अब आ रहा है क्या S, तो आ जाएगा S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था cos, ये देख लो, इसमें सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक, तो 180 माइनस थीटा, 180 में कुछ भी घटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में केवल ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब ये क्या आ गया निगेटिव, ये आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो इसको निगेटिव रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2PQ। बात समझ में आया? cos 180 माइनस थीटा निगेटिव आएगा, माइनस cos थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा। नहीं चेंज नहीं होता 180 माइनस थीटा में, केवल 90 प्लस माइनस थीटा में, या 90 का 270 प्लस माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ये भी बताया, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, मैं तुम्हें बताया हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, लेकिन बताया हूँ ये तुमको, आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक, तो ये है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया S स्क्वायर। क्या काम करोगे, ये दूसरा इक्वेशन मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दो, तो ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मिलेगा R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। अब देखो ये -2PQ, ये प्लस 2PQ, इनको जोड़ दोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर दो बार है, तो यहाँ जाएगा 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हो गया। यही तो प्रूव करना था। अरे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर ये, और यहाँ पे ये प्लस 2PQ cos थीटा, ये माइनस 2PQ। अच्छा यहाँ cos थीटा लिखना भूल गया, ये cos थीटा आएगा ना, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यही बचेगा 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर, तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आया? हटाए लिख लीजिए। या 14, ठीक है। क्वेश्चन है, यस, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्स, नहीं, व्हेन एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल इन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर। इसको कर लेना, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2π/3 की वैल्यू। इसमें आप कौन सा करवाने जा रहे हैं? अब हम करवाने जा रहे हैं 9 वाला क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। At what angle do the two forces P plus Q and P minus Q act so that the resultant is इतना, मतलब एंगल पूछा है, मतलब ये एक फोर्स इतना है, एक फोर्स F1 है P plus Q, और एक फोर्स F2 है P minus Q। ये कह रहा है कि इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल, ये दोनों फोर्स किस एंगल पे काम करे, किस एंगल पे काम करें, इनका जो रिजल्टेंट है वो आ जाए, कितना दिया हुआ है अंडर रूट में, नहीं 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर।
3p² प्लस q², ये रिजल्टेंट। तो ये कह रहा है कि ये दोनों फोर्स किस एंगल पे काम करें, ये F1 है, ये F2 है, तो ये दोनों फोर्स किस एंगल पे काम करें, इनका रिजल्टेंट ये मिल जाए। ठीक, देखो ये सॉल्यूशन, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। मान लेते हैं इन दोनों के फोर्स के बीच में एंगल क्या है, वो थीटा है। ठीक, तो थीटा है तो फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर मतलब P प्लस Q का स्क्वायर, यही ना, दोनों फोर्स P प्लस Q का स्क्वायर प्लस P माइनस Q का स्क्वायर प्लस 2P प्लस Q F1 इंटू F2 P माइनस Q cos थीटा। और हमको यही तो पूछा, cos थीटा की वैल्यू ही पूछा। आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रिजल्टेंट ये है, इसकी आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट करो, 3p² प्लस q²। अरे ये आर स्क्वायर करोगे तो ये 3p² ये, और ये दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ, यही तो पूछा कि रिजल्टेंट इतना हो, इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये दोनों किस एंगल पे काम करें, ये दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट ये हो जाए। चलो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा p² q² प्लस 2pq, और यहाँ आया p² प्लस q² माइनस 2pq, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ p² माइनस q² और cos थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाओ, a² माइनस b² आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल प्लस ये कैंसिल माइनस, p² 2p², इधर देखो p² 2p² इधर जाएगा, p² बचेगा, 3p² में 2p² और q² यहाँ पे q प्लस q 2q² इधर आएगा माइनस q², और इज इक्वल टू वहाँ बचा 2p² माइनस q² cos थीटा यहीं रहने दो, देखो इधर cos थीटा यहीं रहने दो, तो p² माइनस q² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ p² माइनस q², ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1/2, और cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, बोलो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, इसका मतलब दोनों 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाएंगे दूसरे मतलब किसी बॉडी पे 60 डिग्री एंगल बना के, तो उनका रिजल्टेंट ये होगा। ठीक, अब देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर दिया रहता था, उसका रिजल्टेंट निकालते थे। लेकिन अगर कोई वेक्टर रैंडमली दिया हुआ है, उसको हम रिजॉल्व करना चाहे, रिजॉल्व का मतलब कि जो भी, जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि उन दोनों वेक्टर के स्थान पे कोई एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ये होता था रिजल्टेंट। हाँ, लेकिन अब उसी रिजल्टेंट को उन्हीं दोनों वेक्टर में अगर हमको रिजॉल्व करना होगा तो उन्हीं दोनों वेक्टर या फिर एक रिजल्टेंट दिया रहेगा, उनको रिजॉल्व करना। तो फॉर एग्जांपल हमको ये वेक्टर ए पता है, ठीक, और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है मान लीजिए, या इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। अब हमको ये आर है, आर वेक्टर आर है। अब हमको सुन पहले, अब हमको इस आर को अगर रिजॉल्व करना है ए के लॉन्ग और बी के लॉन्ग, बी यहाँ कोई होगा वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसके लॉन्ग अगर रिजॉल्व करना है तो अभी देखो, मान लेते हैं ये ओ है, ये पी, ये क्यू, तो ओ पी पैरेलल ए के वेक्टर ए के पैरेलल है, लेकिन हमको अभी नहीं पता कि इसको रिजॉल्व करने पे ये लेंथ ही उतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो यहाँ पे लिख दो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं।
लेकिन अब OP एंड OP वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर A एंड PQ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर B। पैरेलल है लेकिन लेंथ के बारे में हमको कुछ नहीं पता है ना, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड हाँ OP और वेक्टर A, तो अब OP A के पैरेलल है लेकिन दोनों को हमको वो करना है क्या? मतलब इस वेक्टर को इसके अलोंग और इसके अलोंग अगर रिजॉल्व करना होगा तो ये निकालना, रिजॉल्वेशन वेक्टर का पढ़ना है नहीं, वो आप दो लिए हैं ना, कहाँ? एक इधर वाला एक हाँ ये दोनों वेक्टर लिया हूँ मैं कि ये दोनों वेक्टर अगर इन दोनों के अलोंग इसको रिजॉल्व करना होगा तो, इन दोनों के अलोंग इस वेक्टर R को रिजॉल्व करना होगा तो देखो, तो अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके हम लैम्डा टाइम्स मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो फर्क पड़ेगा। पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड बराबर है, मे भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर, और डायरेक्शन तो होगा। ऐसे ये भी इसको म्यू मान लेते हैं, ठीक। तो अब मैग्नीट्यूड भी अलग है। हाँ मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन पैरेलल डायरेक्शन सेम है। और इस वेक्टर R को इनके लग, अरे देखो ये इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट रहता तो R इक्वल टू सिंपली A प्लस B लिख देते, लेकिन अगर ये वेक्टर R दिया है, फॉर एग्जांपल हमको वेक्टर R एक दिया है ऐसे रैंडम वेक्टर, और ये कह रहा है इस वेक्टर R को इन दोनों के अलोंग रिजॉल्व करो, मतलब रिजॉल्व का मतलब स्प्लिट करो, इन दोनों को इनके अलोंग स्प्लिट करो, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, क्योंकि इन दोनों का दो वेक्टर ऐसे रहते तो उनका रिजल्टेंट ये बनता था कि नहीं, वैसे ही इसको तोड़ना इनके अलोंग, ये दिया तो मान लेते हैं ये लैम्डा टाइम्स ये बीटा टाइम्स है। अब बताओ कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा कि नहीं? सर ये दोनों पैरेलल हैं तो सर ये कैसे पैरेलल नहीं है यार, कौन कहाँ पैरेलल? अरे OP को बोल रहा हूँ, OP A के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो डायरेक्शन वैसे ही दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड लैम्डा कर दो, OP वेक्टर A के हाँ OP ये है A और ये A और OB ये म्यू भी मान लिया केवल मैग्नीट्यूड के लिए। अब बताओ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर ब्लैक ब्लू चलने लगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? वेक्टर R इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ ना, तो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B। यही है रिजॉल्वेशन। देखिए वेक्टर R को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वेक्टर R आ रहा है ना, यही है रिजॉल्वेशन। तो इसका मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A एंड म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B आर component of वेक्टर R। ये वेक्टर R का कंपोनेंट हो गया, समझ में आ? इसी को बोलते हैं रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर। अभी हम रेक्टेंगुलर, ये तो रैंडमली गिवन डायरेक्शन में है क्योंकि ये दोनों मतलब कोई भी वेक्टर ऐसा हो सकता है। अब इसमें एक चीज और प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर रिजॉल्वेशन है ये यूनिक होता है, मतलब यूनिकनेस ऑफ वेक्टर रिजॉल्वेशन। तो यूनिकनेस प्रूव करना, इसको कर लिए, हटाओ देखो इसको हटा रहा हूँ ऊपर से, हो सकता नहीं समझ में आया होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, इस पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना है किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो वो अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर आता है, उसको मैं समझाऊंगा, ठीक। ये इसको केवल ऐसे ही, अरे जैसे दो वेक्टर होते तो उनका रिजल्टेंट इसके अलोंग जाता था। अब समझ लो वो रिजल्टेंट है और वो किसका, मतलब वो रिजल्टेंट दिया है, अब हमको स्प्लिट करना कि वो किसका रिजल्टेंट है, उन दोनों वेक्टर को निकालना है। अब आते हैं यूनिकनेस ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन, यूनिकनेस का मतलब कि इनको केवल इसी फॉर्म में रिजॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं एक फॉर्म में और इनको रिजॉल्व किया जा सकता है कंट्रडिक्शन मेथड से। तो लेट R इज इक्वल टू लैम्डा डैश A प्लस म्यू डैश B, ये हमने मान लिया। और क्योंकि अभी अभी वेक्टर R को रिजॉल्व किया था, वो क्या था, बट वी हैव, वो उसी से कनेक्ट करके लिखवा, पूरा एकदम अच्छे से लिखवा नहीं है। तो वेक्टर R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर A
प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी, ये हम जानते थे, हाँ मतलब पिछले वाले में ये देखा। लिखवाए थे। हाँ, तो अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इसका मतलब होना चाहिए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर ए म्यू डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब चलो इसको इधर लाओगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए और म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन अभी हम क्या है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। वेक्टर ए ये तो देखो स्केलर क्वांटिटी है ना, और स्केलर क्वांटिटी में किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पैरेलल ही वेक्टर रहता है। हाँ, स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है वो पैरेलल ही रहता है ओरिजिनल वेक्टर के। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे बट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो। यही मैं पूछ रहा था कि आप कहें कि नहीं पैरेलल है तो हमने कैसे पैरेलल? अरे ये दोनों पैरेलल नहीं है, कहाँ पैरेलल बना है? वही जो मैं कह रहा अब देखो ये आ जाएगा, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब ये क्वांटिटी हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये यूनिक है, ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब लैम्डा लैम्डा मतलब वेक्टर आर को कभी भी रिजोल्व करोगे इसी के फॉर्म में, केवल रिजोल्यूशन इसका एक ही होगा और ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर लैम्डा लैम्डा बराबर हो तो इधर सब जीरो हो जाएगा। ये जीरो तभी तो ये दोनों या तो जीरो हो जाए दोनों वेक्टर तब बराबर, हाँ। या तो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के केस में इसका मतलब ये दोनों जीरो है। वेक्टर ए वेक्टर बी नॉन जीरो है, इसका मतलब ये दोनों जीरो है। जीरो का मल्टीप्लाई, हाँ जीरो, अरे ये पूरी क्वांटिटी जीरो, हाँ। और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है तो जीरो वेक्टर आता है, तब ये पॉसिबल है। ठीक, इसका मतलब ये वेक्टर आर का जो रेजोल्यूशन है वो यूनिक है। देयरफॉर resolution of a vector is unique। किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन क्या है? यूनिक है। ठीक।